Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to study Memories of Childhood, Chapter 6 from your book Vistas, which represents two powerful autobiographical accounts, one by Zitkala Sa and the other is by Bama. So, this chapter helps us to understand how childhood experiences shaped their identity, dignity, and awareness of social injustice. It's not just about memories, but also about courage, self respect, and resistance against discrimination. So let's begin and explore the chapter in simple and engaging way. So this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture. So ये चैप्टर दो विमेन राइटर्स की रियल लाइफ मेमोरीज पर बेस्ड है। ऑटोबायोग्राफिकल है, इसका मतलब है कि ये उनकी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है, राइट। यानी जो जो भी इस चैप्टर में लिखा गया है, इन दोनों कहानियों में लिखा गया है, वो सिर्फ उनका मतलब वो उनका इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये एक्चुअली फेस किया है। उन्होंने उनकी ये लाइफ का बहुत बड़ा सच है। ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है, मतलब उन्होंने ये इंसिडेंट अपनी लाइफ में जिया है, एक्सपीरियंस किया है, फेस किया है। और ये दोनों ही विमेन राइटर्स मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटीज़ जो सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट नहीं पाती है। होना बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, हर इंसान इक्वल होता है, हर कम्युनिटी बराबर होती है, सबको इक्वल रेस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, इक्वल सबकी डिग्निटी होनी चाहिए, सबको एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बट हमारी सोसाइटी में कुछ गलत चीज़ें हैं जिस वजह से ये कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। सो ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट नहीं पाती हैं। उनके राइट्स को क्यों क्यों नहीं पाती, क्योंकि उनके राइट्स को इग्नोर किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो दो फीमेल राइटर्स हैं, विमेन राइटर्स हैं, हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, दोनों राइटर्स अपने बचपन को याद कर रही हैं। मतलब उनके बचपन में, मतलब उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में कुछ ऐसा है, मतलब अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ के थ्रू वो सोसाइटी की रियलिटी दिखा रही हैं। और ये जो इनकी मेमोरीज़ है, ये मेन स्ट्रीम कल्चर से उनका जो रिलेशनशिप है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब ये मेन स्ट्रीम कल्चर क्या है, ये एक सवाल है। मेन स्ट्रीम कल्चर का मतलब है डोमिनेंट सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी का वो हिस्सा जो बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ पर मतलब डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनके साथ बायस करती है, उनको उनको एक्सप्लॉइट करती है। मतलब हमारी सोसाइटी में ना कुछ क्लासेस हैं, कुछ कास्ट है। तो जो सो कॉल्ड हाई क्लासेस होती हैं, अपर कास्ट होती है, वो सो कॉल्ड लो क्लास को डिस्क्रिमिनेट करती है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करती है। और हिस्ट्री में तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। अभी तो हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, बट स्टिल अभी भी होता है। तो ये कहानी पूरी तरह से इसी ही मतलब इस कहानी का थीम यही है, मार्जिनल सोसाइटी, मेन स्ट्रीम कल्चर, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ दीज टू विमेन राइटर्स, राइट। सो द फर्स्ट अकाउंट, जो पहला चैप्टर है, विच इज़ रिटन बाय अमेरिकन इंडियन वुमन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, एंड द सेकेंड इज़ बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर। जो पहला जो पार्ट है वो एक अमेरिकन, मतलब एक नेटिव अमेरिकन वुमेन ने लिखा है, मतलब अमेरिकन इंडियन वुमेन है वो, जिटकाला सा। आप इनके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना हो, इनके बारे में। और इनके बारे में भी अगर आपको जानना हो तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं गूगल पर। सो जो पहला अकाउंट है जो जित कलासा ने लिखा है, वो एक अमेरिकन इंडियन वुमन है, मतलब नेटिव अमेरिकन इंडियन वुमन है, जो कि 19th सेंचुरी में बॉर्न हुई थी। और जो सेकंड पार्ट है वो बामा ने लिखा था। बामा जो है वो तमिल राइटर है, तमिल दलित राइटर है, फीमेल राइटर है, और दोनों ही मतलब फीमेल राइटर हैं। ये
ज़िटकालासा का जो जन्म है ये लेट 19th सेंचुरी में हुआ था। और उस समय पर 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, खासकर लेट 19th सेंचुरी की, तो उस समय पर, और मतलब 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी, उस समय पर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो सेकेंड ऑथर हैं, सेकेंड राइटर है, तमिल दलित राइटर बामा जिनका नाम है, वो मॉडर्न तमिल दलित राइटर हैं, राइट। चलिए इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Gertrude Simons, born in 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American American woman who struggled and triumphed in a time when severe prejudice prevailed towards Native American culture and women. सो ज़िटकालासा का रियल नेम ज़िटकालासा नहीं था, उनका रियल नाम गर्ट्रूड सिमोन्स बॉनिन था। सो ये इनका जन्म हुआ था 1876 में। तो ये बहुत ही टैलेंटेड और एजुकेटेड वुमन थी। और मतलब ये काफ़ी मतलब डिस्पाइट डिस्क्रिमिनेशन, इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हुई, एजुकेटेड हुई ये, और बहुत टैलेंटेड भी थी ये। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, और स्ट्रगल किया तो देखिए जीतना तो कन्फर्म्ड है। इनको विक्ट्री भी मिली, इनको सक्सेस भी मिला। इसलिए लाइफ में कभी भी स्ट्रगल करने से ना पीछे मत हटिए। अगर आप आज स्ट्रगल करते हैं ना, तो इन फ्यूचर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ये एक तरह का गारंटी होता है। अगर आज आप किसी तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप को खपाइए, अपने आप को निखारिए, मेहनत कीजिए। आपको इस स्ट्रगल का फ्रूट एक दिन ज़रूर मिलेगा, और ये फ्रूट बहुत ही मीठा होगा। तो इनको भी, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, लेकिन एट लास्ट इनको काफ़ी सक्सेस मिली। और उस समय क्या था, जब जो इनका जो टाइम पीरियड था, तब काफ़ी जो प्रेजुडिस था वो काफ़ी सिवियर था। प्रेजुडिस होता है किसी को उसकी रेस, उसकी कोई कम्युनिटी के बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। तो प्रेजुडिस का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन। तो उस समय नेटिव अमेरिकन्स के ना अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बायस था। अगर आपने ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर मतलब जो ब्लैक्स थे अमेरिका में, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये उसी समय की हैं ये। और उनके साथ तो मतलब ज़िटकालासा के साथ तो ये डबल डिस्क्रिमिनेशन होता था। एक तो वो नेटिव अमेरिकन थी, उस मतलब नेटिव अमेरिकन होने की वजह से, प्लस वो वुमन थी। देखिए जैसे अब इंडिया की हम बात करें, अगर हम बामा की बात हम बाद में करेंगे। अगर हम बात करें इंडिया में, तो एक तो आप हैं दलित, मतलब आप सो कॉल्ड लो कास्ट से बिलोंग करते, एक तो आपके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। प्लस आप हैं लड़की, औरत, तो ये भी सोसाइटी में एक बायस का एक पैरामीटर है कि औरतों के साथ, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो औरत, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्लस अगर वो कास्ट से भी उसको मतलब नीचा समझा गया है, तो उसके साथ तब भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर डबल डिस्क्रिमिनेशन था कि वो नेटिव अमेरिकन थी, प्लस वो औरत थी। सो एज अ राइटर शी अडॉप्टेड द पेन नेम ज़िटकालासा। अब राइटर्स क्या करते हैं, कई बार अपना असली नाम यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना एक पेन नेम रख लेते हैं। तो इन्होंने भी अपना पेन नेम रखा ज़िटकालासा। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जाम्पल है प्रेमचंद का। प्रेमचंद जी का नाम प्रेमचंद जी नहीं था, उनका नाम तो धनपत राय था, और भी उनके कई सारे नाम थे। तो उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया था, राइट। तो इन्होंने ये पेन नेम अपना यूज़ किया है, अडॉप्ट किया ज़िटकालासा, and in 1900 began publishing articles criticizing the कार्लिजल इंडियन स्कूल। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कार्लिजल स्कूल में ना नेटिव चिल्ड्रन को फोर्स्ड वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कराया जाता था, मतलब उनकी आइडेंटिटी सप्रेस होती थी। तो इन्होंने उस समय पर बहुत सारे मतलब आर्टिकल्स अपना ये पेन नेम यूज़ करके इन्होंने पब्लिश किए, जिसमें ये इस कल्चर को कि आप ज़बरदस्ती किसी की आइडेंटिटी आप सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको उसके अगेंस्ट ही क्रिटिसिज्म लिखती थी काफ़ी ज़्यादा। हर वर्क्स क्रिटिसाइजेस डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इवल्स ऑफ ऑपरेशन। अब वो इनका जो काम था
वो ब्लाइंड सोशल सिस्टम्स को क्रिटिसाइज़ करता था काफ़ी। डॉगमा का मतलब होता है रिजिड बिलीफ्स, मतलब ऐसे बिलीफ्स जो बहुत रिजिड हैं, जो बदले नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सालों से हैं, सदियों से चले आ रहे हैं। तो ये भी ब्लाइंड सोशल मतलब रिजिड सोशल बिलीव्स को, सोशल सिस्टम्स को इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। मतलब ये वहाँ पर एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन जो चीज़ें झेल रही थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। एंड इनका ये पूरे जो इनका काम है वो इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रही इनकी पूरी लाइफ, अगेंस्ट द इविल ऑफ ऑपरेशन। मतलब ये जो भेदभाव होता था, इनजस्टिस होता था, इसके अगेंस्ट ये इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे काम को डेडिकेट किया। तो ये था ज़िटकला सा के बारे में, जो कि नेटिव अमेरिकन ऑथर हैं। अब हम बात करते हैं बामा की। तो बामा भी उनका पेन नेम है, राइट। सो बामा इज़ द पेन नेम of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family, right? तो वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती हैं, तमिल हैं, दलित हैं। शी हैज़ पब्लिश 3 मेन वर्क्स इन ऑटोबायोग्राफी कारुक्कू, ये बहुत फेमस है कारुक्कू, 1992 and a novel Sangati in 1994 and a collection of short stories Kisumbukaran, yes, in 1996। तो इनके भी काफ़ी सारे, ये 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स है जो यहाँ मेंशन किए गए हैं। कारुक्कुल जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये बहुत ही फेमस दलित टेक्स्ट है। इनकी एक नावल है संगति, ये दलित वुमेन की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि 1994 में पब्लिश हुआ था, आज से ऑलमोस्ट 32 साल पहले, ये 34 ईयर्स पहले और ये 30 ईयर्स पहले। और एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज है किसुम्बकरण, ये 1996 पे हुआ था। सो द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, मतलब ये जो हम दूसरा अकाउंट पढ़ेंगे, ये इनकी ये जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है कारुक्कू, वहाँ से लिया गया। द फॉलोइंग एक्सपर्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम कारुक्कू, मतलब ये जो चैप्टर का पार्ट है कारुक्कू से लिया गया है। कारुक्कू मीन्स पामयेरा लीव्स। सो कारुक्कू का ना लिटरल मीनिंग एक पाम लीव्स होती है, पाम ट्री होता है ना, उसकी पत्तियाँ होते हैं, with their serrated edges on both sides are like the double edged swords। अभी देखिए कितना सिंबॉलिक नाम इन्होंने रखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी का। ये जो एक पाम लीव्स होती है, मतलब ये एक टाइप की लीव होती है जिसकी ना दोनों तरफ, मतलब ऐसे ऐसे करके जैसे पत्ता होता है ना, ये तो जो ये साइड होता है, ये जो एजेस होते हैं दोनों, ये दोनों ही तरफ से शार्प होते हैं, बिल्कुल किसी सॉर्ड की तरह, किसी तलवार की तरह, मतलब जो है ना दो धारी तलवार, उस तरह की डबल एज सॉर्ड की तरह होती है ये। मतलब सेरेटेड एजेस होते हैं, दोनों तरफ से शार्प होते हैं। तो यहाँ पे सिंबॉलिक मतलब है कि पेन प्लस रेजिस्टेंस, लाइक द डबल एजेड सॉर्ड्स। तो डबल एज्ड सोर्ड मतलब लाइफ पेनफुल भी है और पावरफुल भी है। बाय अ फेलिशियस पन द तमिल वर्ड कारुक्कू कंटेनिंग द वर्ड कारू एम्ब्रियो और सीड विच ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस एंड न्यूनेस। सो ये इम्पॉर्टेंट सिम्बॉलिक मीनिंग है कि कारुक्कू का मतलब है फ्रेशनेस प्लस रीबर्थ, मतलब स्ट्रगल के बाद की न्यू बिगिनिंग, राइट। मतलब आप मतलब एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, उसके बाद फ्रेशनेस आई, न्यूनेस आई। सो देखिए मेन आइडिया यहाँ पर हम अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, तो हमें यहाँ पर पता चलता है अभी तक जो हमने पढ़ा दोनों ऑथर्स के बारे में, कि दोनों राइटर्स ऑप्रेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दोनों का ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर होगा, और दोनों की जो राइटिंग है, दोनों राइटिंग्स को मतलब दोनों राइटिंग को रेजिस्टेंस बनाती है, राइट। ज़िटकला-सा का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, और बामा को जो मतलब बामा का जो स्ट्रगल है, सॉरी मतलब ज़िटकला-सा का जो स्ट्रगल है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, और बामा का जो स्ट्रगल है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहली स्टोरी है ज़िटकला-सा की, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ज़िटकला-सा। So, the first day in the land of apples was bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare। तो लैंड ऑफ एप्पल्स की बात हो रही है। लैंड ऑफ एप्पल्स बोर्डिंग स्कूल के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ एक बोर्डिंग स्कूल है
उसके लिए यूज़ हुआ है लैंड ऑफ एप्पल्स। ये एक न्यू प्लेस है, अनफेमिलियर वर्ड है। ये जो लैंड ऑफ एप्पल्स है मतलब जो बोर्डिंग स्कूल है उसके पहले दिन की बात हो रही है। दैट वाज अ बिटर कोल्ड वन। सो बिटर कोल्ड से वेदर नहीं है बल्कि इमोशनल फीलिंग्स को भी शो करता है, राइट। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। मतलब जो सीन है वो कोल्ड और एम्प्टी, यहाँ पे मतलब कोल्डनेस और एम्प्टी दिखाया गया है। स्नो स्नो का मतलब है यहाँ पे हार्शनेस, और बेयर ट्रीज का मतलब है लोनलीनेस। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट बेल बजती, क्योंकि ये एक बोर्डिंग स्कूल है तो ब्रेकफास्ट भी होगा यहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट के लिए बेल बजती है, मतलब लाउड बेल मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा फील कराती है। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स। तो बेल की आवाज़ उनके सेंसिटिव ईयर्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि जो उसकी ये जो मेटेलिक वॉइस है ये काफ़ी हार्श है, काफ़ी हार्श एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ और ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस। शूज़ की आवाज़ें आने लगती, जैसा बेल बजी मेटेलिक वॉइस आई, सब लोग अलर्ट हो गए, सब ब्रेकफास्ट के लिए भागने लगे जिससे शूज़ की आवाज़ आई। तो कान जो है बहुत ही सेंसिटिव हैं, ऐसा ये बता रही हैं चित्रकला सा। तो शूज़ की आवाज़ भी उन्हें बहुत डिस्टर्बिंग लगती है, बहुत ही अनफेमिलियर लग रहा है सब कुछ, राइट। द तो कोई पीस नहीं मिल रहा है, बेयर फ्लोर पर शूज़ की आवाज़ बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है, बहुत ही डिसकम्फर्ट हो रहा है। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस, जो हर तरफ हार्श साउंड थी, साइलेंस बिल्कुल नहीं था। विद एन अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइसेस ममरिंग एन अननोन टंग। मतलब बहुत सारी वॉइसेस थी लेकिन लैंग्वेज अननोन थी, मतलब इंग्लिश उनके लिए काफ़ी अनफेमिलियर थी। मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज श्योरली टाइड। तो बहुत सारी वॉइसेस थी जैसे कि बताया मैंने कि, लेकिन लैंग्वेज अननोन थी। बिडलैम जो होता है इसका मतलब होता है टोटल कियोस। तो राइटर को सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो कियोस के अंदर फंस गई है, बिल्कुल टाइड हो गई है, बिल्कुल टाई कर दिया उसको और बिल्कुल कियोस के अंदर फंस गई है। मतलब यहाँ से बचना, एस्केप करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. So बहुत ही पावरफुल लाइन है ये, देखा जाए तो ये वाली। मतलब उनके अंदर जो, मतलब उनका जो मन है वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, मतलब उनकी जो स्पिरिट है वो लड़ रही थी फ्रीडम के लिए, पीस के लिए, लेकिन वो काफ़ी हेल्पलेस थी क्योंकि फ्रीडम बिल्कुल लॉस हो गई थी उनकी, और वो बिल्कुल भी मतलब कुछ कर नहीं पा रही थी, बहुत ही हेल्पलेस थी। मतलब वो सब कुछ जो इतनी लड़ाई लड़ रही थी उनकी स्पिरिट आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए, पीस के लिए, वो बिल्कुल यूज़लेस थी, मतलब वो कुछ चेंज नहीं कर पा रही थी। अ पेल फेस वुमन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस। अब एक वहाँ पर एक वाइट वुमन आई, पेल फेस मतलब एक, मतलब नेटिव अमेरिकन्स जो होते हैं ना वो वाइट लोगों को ना पेल फेस बोलते हैं। पेल वैसे येलो कलर होता है, लेकिन जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो पेल फेस बोलते हैं उनको, वाइट लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो जो वहाँ पर एक वाइट वुमेन उनके पीछे आई, उसके बाल भी वाइट कलर के थे, मतलब वो काफ़ी एजेड है वो, राइट। वी वर प्लेस इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम। सब गर्ल्स को लाइन में खड़ा किया गया, मतलब मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा इन्वायरमेंट था, और वो लड़कियां जो थी वो मार्च करते हुए डाइनिंग हॉल में वो जा रही थी, मतलब बिल्कुल उनको कोई फ्रीडम नहीं है, ऑर्डर फॉलो करना है, वो ब्रेकफास्ट के लिए भी मार्चिंग करते हुए जा रही हैं, राइट। These were Indian girls in stiff shoes and closely clinging dresses. सो नेटिव गर्ल्स वेस्टर्न शूज़ पहनी हुई थी, उनमें से कुछ इंडियन गर्ल्स भी थी, उन्होंने वो स्टिफ शूज़ पहने हुए थे, वेस्टर्न शूज़ पहनी हुई थी। स्टिफ शूज़ बहुत ही ना अनकंफर्टेबल होते हैं, लग रहे थे स्टिफ शूज़, मतलब अनकंफर्टेबल शूज़ पहनी हुई थे वो।
और उन्होंने बहुत ही क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस यानी कि बहुत ही टाइट वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी हुई थी। तो ये जो ड्रेसेस हैं, ये जो शूज़ हैं, ये राइटर के लिए, ज़िद कलासा के लिए ये बहुत ही अनयूजुअल है। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगलिंग हेयर। अब स्मॉल गर्ल्स के बाल थोड़े छोटे थे और उन्होंने स्लीव्ड एप्रन्स पहने हुए थे। मतलब नेटिव कल्चर में लॉन्ग हेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर बाल छोटे थे। As I walked noiselessly in my soft moccasins, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. So, moccasins जो होते हैं वो नेटिव सॉफ्ट शूज़ होते हैं। मतलब राइटर अभी भी अपने ये सॉफ्ट मोकेजन्स यानी कि अपने ट्रेडिशनल शूज़ में थी, पर उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी। उसको लग रहा था कि बस वो ज़मीन में धंस जाए, सिंक हो जाए बिल्कुल। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर। मतलब उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था अपने मतलब शूज़ देखकर। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो गया था और उसका जो ब्लैंकेट था वो रिमूव कर दिया गया था। ब्लैंकेट उसका ये कंफर्ट था, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता था और वो उसको उससे हटा दिया गया था, राइट। तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स। वो अब जो ये ऑथर हैं ये दूसरी लड़कियों को ऑब्ज़र्व करती हैं। दूसरी लड़कियां एडजस्टिंग लग रही थी कि उन्होंने इन चेंजेस को मतलब अपने आप को इसमें एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया है। तो राइटर्स को लगता है कि शायद वो ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुकी हैं इस चीज़ को लेकर कि टाइट वेस्टर्न ड्रेसेस, मतलब जो टाइट ड्रेसेस हैं, इस तरह के जो कपड़े हैं, स्टिफ शूज़ हैं, ये ऑथर को बहुत अजीब लग रहे हैं, इम्प्रॉपर लग रहे हैं। लेकिन इन लड़कियों ने शायद खुद को एडप्ट कर लिया इस सिचुएशन में। तो ये कल्चरल व्यू पॉइंट है। ये टाइट वेस्टर्न ड्रेसेस ऑथर को बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर लग रही थी, राइट। सो मतलब क्यों इसका इसका एक रीज़न ये भी है कि जो ऑथर है वो ट्रेडिशनल लूज़, उनको आदत है कि वो ट्रेडिशनली जो लूज़ क्लोथ्स होते हैं वो उनको पहनती थी और यहाँ पे सब कुछ टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रहे हैं। तो उनको ये बहुत अजीब लग रहा है। While we marched in, the boys entered at an opposite door. अब ये डाइनिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। तो जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बॉयज़ जो हैं, मतलब बॉयज़ भी पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन वो अलग साइड से आए हैं। वो इनके साथ ज़्यादा मर्ज नहीं होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते। आई वॉच्ड फॉर द 3 young braves who come in our party. सो इसने मतलब कुछ फेमिलियर फेसेस इसने देखे, इसने फेमिलियर फेसेस ढूंढ रही है एक्चुअली। इसने 3 यंग ब्रेव्स देखे, मतलब ये कंफर्ट सर्च कर रही है। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज एन अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट। तो ये ढूंढ रही थी कुछ फेमिलियर फेसेस मिल जाएँ ताकि कुछ कंफर्ट लगे। लेकिन बॉयज़ भी इक्वली अनईजी थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अनट्रेडिशनल कपड़े, इनके ट्रेडिशन के अगेंस्ट कपड़े पहनाए हुए थे। A small bell was tapped, and each of the pupils drew a chair from under the table. फिर एक छोटा सा बेल बजा, एक सिग्नल दिया गया और सब ने जो टेबल के अंदर जो चेयर थी उसको बाहर की तरफ खींचा और फिर बैठ गए। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड। सो सब ने ऐसे चेयर खींची, मतलब ऐसा गेस करती है कि जैसे सबको रूल समझ नहीं आते हैं, मतलब रूल समझ नहीं आते हैं। तो इन सब ने ऐसे चेयर को खींचा जैसे ये सब अभी बैठेंगे, मतलब बैठने का इन्होंने ऐसे एक्ट किया है। तो आई पुल्ड आउट माइन एंड वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड। तो इसने भी ऐसे ही किया। इसने देखा कि भाई सब ऐसे टेबल के नीचे से अंदर से चेयर को खींच रहे हैं, तो ये बैठेंगे, इन्होंने ऐसे एक्ट किया। तो इसने भी गेस किया कि भाई यही करना होगा, क्योंकि इसका तो शायद पहला दिन है और इसको इतने रूल समझ में भी नहीं आए थे। तो ये भी चेयर खींच के जल्दी से उस पर बैठ जाती है। बट when I turned my head, I saw that I was the only one seated and all the rest at our table remained standing. लेकिन जब इसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो देखा इसने कि प्रॉब्लम हो गई है। सिर्फ वही थी जो उस चेयर पर बैठी थी
और कोई नहीं बैठा था, मतलब सिर्फ वही अकेली बैठी हुई थी, बाकी सब लोग अभी भी खड़े थे, सब खड़े थे, राइट। तो उसको और एम्बेरसमेंट हुआ। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड। अब वो तुरंत उठने लगी कि भाई ये तो गलत हो गया, मैं ही अकेले बैठ गई। तो उसने बहुत आसपास बहुत ही शर्म से उसने शाइली उसने देखा कि भाई चेयर्स को कैसे यूज़ करना है, हाउ चेयर्स वर टू बी यूज कैसे करना है। तभी एक और बेल बजी, मतलब एक और सिग्नल आया एंड ऑल वर सीटेड एट लास्ट। और उस दूसरे सिग्नल पर सब लोग बैठे, मतलब जो पहला सिग्नल था वो चेयर खींचने के लिए था, बैठने के लिए नहीं था। और जो दूसरा सिग्नल था वो बैठने के लिए था। चलो इसे समझ में आ गया। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। अब उसको फिर से ऑकवर्ड फील हुआ, उसे फिर से फिर से बैठी वो चेयर पे, मतलब उसे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। शी फील्स एक्सपोज्ड। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस at one end of the hall and I looked around to see him। अब यहाँ पर इसको किसी आदमी की आवाज़ आई जो कि एक कोने से बोल रहा था। तो आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। इसने इधर उधर देखा कि भाई कौन बोल रहा है, देखने के लिए कि बोल कौन रहा है, वो आदमी जिसकी आवाज़ आ रही है कोने से हॉल के। तो इसने इधर उधर देखा, बट ऑल द अदर हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट। सिर्फ यही इधर उधर देख रही थी, आसपास देख रही थी कि बोल कौन रहा है। बाकी सबका चेहरा उनकी प्लेट के ऊपर था, जैसे अपना चेहरा लटका के बैठे हो प्लेट के ऊपर। बहुत ही अजीब एनवायरनमेंट है यहाँ का देखा जाए तो। चलिए पढ़ते हैं आगे। एज आई ग्लांस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी। अब क्या हुआ, जब ये इधर उधर देख रही थी कि कौन बोल रहा है, तो इसने ध्यान दिया, इसकी आंखें उस पेल फेस वुमन पर जाकर टिकी जो इसी को ही देख रही थी कि भाई ये इधर उधर देख रही है। तो इसको शी फील जज्ड कि ये इसको देख रही है, इस पर नज़र रख रही है कि ये इधर उधर देख रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आइज। तभी इसको अजीब लगा और इसने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली, इसको डर सा लगा। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमन। इसको बहुत ही सिंगल्ड आउट, मतलब इसको सिंगल्ड आउट फील हुआ कि भाई वो औरत इसको, स्ट्रेंज वुमन इसको ऐसे क्यों देख रही थी। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स। वो आदमी ने अपना बोलना बंद किया, मटरिंग्स बंद की। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप। उसके बाद तीसरी बेल बजी, अब तीसरा सिग्नल आया। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड बिगिन ईटिंग। हर किसी ने अपना नाइफ और फॉक उठाया और खाने लगा। बट आई बिगिन क्राइंग इंस्टेड। अब खाना शुरू करने की जगह इसने रोने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर हो गया ना, ज़रा से खाने के लिए इतना ज़्यादा रूल्स हैं और वो फॉलो भी करने हैं, और ये अकेली बेचारी, इसको समझ नहीं आ रहा है, तो खाने की जगह ही रोने लग गई। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर। इसको फाइनल फीलिंग आई कि अब कोई एक्शन लेने से भी उसे डर लग रहा है कि अब खाऊं या नहीं खाऊं, गलती होने का उसे डर है। तो बड़ा ही ऑकवर्ड सिचुएशन है इस बेचारी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। By this, eating by formula was not the hardest trial in that first day। अब यहाँ पर ऑथर कहती हैं कि ब्रेकफास्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना डिफ़िकल्ट था, लेकिन सबसे टफ चीज़ अभी भी बाकी थी। मतलब ईटिंग बाय फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ना फिक्स रूल्स हैं। खाना कैसे खाना है, टेबल की चेयर खींचनी है एक सिग्नल पे, दूसरे सिग्नल पे उस पर बैठना है, तीसरे पर आपको मतलब कुछ सुनना है, अपनी नज़र इधर उधर नहीं हटानी है, फिर उसके बाद सिग्नल आएगा तो आपको खाना है। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ही हार्डेस्ट ट्रायल ये रहा, मतलब सबसे बड़ा इमोशनल चैलेंज था ये। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जिडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। अब मॉर्निंग में उनकी फ्रेंड बन गई थी, उसने उसे एक बहुत ही शॉकिंग वार्निंग दी थी, मतलब टेरिबल वार्निंग दी थी कि कुछ तो सीरियस होने वाला है। जिडविन knew a few words of English and she had overheard pale faced woman talk about cutting our long heavy hair। अब उसको ना थोड़ी इंग्लिश आती थी, इसका मतलब इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ये अपनी कोई नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी, इसलिए वो पेल फेस वुमन जो थी वो इनकी टीचर ही थी, उसने बातें सुन ली थी। और वो बात ये थी कि मतलब उसने उस वाइट वुमन की बातें सुन ली थी जो कह रही थी कि उनके
लंबे बाल कट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ सब लड़कियों के बाल छोटे हैं। सो ये लाइन बहुत ही इमोशनल है, बिकॉज नेटिव कल्चर में तो हेयर का डीप इम्पोर्टेंस था। और ना लड़कियों को अपने बाल होते हैं प्यारे, खासकर लंबे बाल। अब उसने सुन लिया कि बाल लंबे काटे जाएंगे, तो ये बहुत ट्रॉमेटिक न्यूज़ है उसके लिए, बहुत शॉकिंग न्यूज़ है ये। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. अब बचपन से उनकी माँ ने उन्हें एक बात सिखाई थी कि सिर्फ वीक या हारे वॉरियर्स जब वो दुश्मन के इलाके में फंस जाते हैं तो दुश्मन उनके बाल काट देता है। मतलब एक तरह की ये पनिशमेंट होती है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर है या जो ऐसा डिफीटेड वॉरियर है, जब वो दुश्मन के हाथ में आ जाए, हार जाए, तब उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो अगर वॉरियर एनिमी के हाथ पकड़ा जाता है तब उसके हेयर कट किए जाते हैं, और यहाँ ये लोग हमारे हेयर कट करेंगे, इसका मतलब ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे हार गए हैं, यही मतलब हो गया ना। तो हेयर कटिंग जो है ना, वो सिर्फ हेयर कटिंग नहीं है, वो एक्चुअली ह्यूमिलिएशन का एक सिंबल है कि आपके दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, आपको हरा दिया। आप एक बहुत अच्छे वॉरियर थे लेकिन आपको हरा दिया, आपकी किसी कमी की वजह से आपको बंदी बना लिया। अब आपको सज़ा देने के लिए, आपकी आपकी इंसल्ट करने के लिए, आपको ह्यूमिलिएट करने के लिए आपके बाल काटेगा वो। तो इनके लिए तो बाल काटने का सिंबल यही था। अमंग आर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाय कवर्ड्स। इनके कल्चर में, इनके नेटिव कल्चर में शॉर्ट हेयर्स जो होता है वो मॉर्निंग यानी कि मौन, शोक करने का एक तरीका था कि जब आप शोक में हैं, जब आपके साथ कुछ बुरा हो गया, घर में कोई डेथ हो गई, आप शोक में हैं, तब आप अपने बाल काटेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। या फिर अगर आप कायर हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट हेयर कायरों का सिंबल था, तो इसीलिए इनको ये बहुत बुरा लग रहा है, इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है। We discussed our fate some moments, and when Judwin said, "We have to submit because they are strong," I rebelled. So दोनों फ्रेंड्स अपनी सिचुएशन डिस्कस करती हैं, अपना फेट कि भाई क्या होने वाला है, फ्यूचर डिस्कस करती हैं। फिर जुडविन कहती है कि हमें मान लेना चाहिए, वो जो कह रहे हैं हमें सबमिट कर देना चाहिए, मतलब सबमिशन कर देना चाहिए अपना, हमको बाल कटाने ही पड़ेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है हमसे। तो यहाँ पर ये इनका फियर दिखाता है, बट आई रिबेल्ड, मतलब यहाँ से जिद काला अग्री नहीं करती है, वो अपोज करेगी। वो क्या कहती है, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। वो स्ट्रांगली कहती है कि भाई मैं तो ऐसे नहीं सरेंडर करूँगी, मैं तो पहले लड़ूंगी, स्ट्रगल करूँगी, बाद में देखेंगे जो होगा, लेकिन पहले मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं ऐसे सबमिट नहीं करूँगी। मतलब यहाँ से उनका करेज दिख रहा है। आई वॉच माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस आई डिसअपियर्ड। अब जैसे उन्हें चांस मिला वो क्वाइटली छुप गई कहीं जाके, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस तो देखो दिखा दिया उन्होंने। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्विकिंग शूज़, माई मॉकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर द शूज़। अब वो धीरे धीरे स्टेयर्स पे चढ़ी, मतलब फिर डर भी लग रहा और उसको छुपना भी है। और जो ये शूज़ उसको मिले थे उसके ट्रेडिशनल जो मॉकेजन्स थे, उसकी जगह वो शूज़ जो थे वो काफ़ी स्क्विकिंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, और इसी वजह से भी आवाज़ थोड़ा सा बढ़ रहा था। इसके जो मतलब जो इसके ट्रेडिशनल शूज़ है वो ले लिए गए थे और वेस्टर्न शूज़ दे दिए गए थे, जो कि ये भी एक सिम्बॉलिकल लॉस ऑफ आइडेंटिटी है कि इसके शूज़ ले लिए। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ट विदाउट नोइंग विद आई वॉज गोइंग। इसका मतलब होता है वेयर। सो वो बिना डायरेक्शन समझे भाग रही थी, बस उसे बचना था। अब कहाँ भाग रही थी उसे पता ही नहीं था। टर्न असाइड टू एन ओपन डोर, आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। अब जैसे जैसे वो भाग रही थी उसे एक रूम मिलता है, रूम खाली था, अंदर बेड्स थे, मतलब सेफ हाइडिंग प्लेस उसको ये लग रहा है, ये यहाँ पर आके छुप गई है ये। देखते हैं कब तक छुपती है। The windows were covered with dark green curtains which made the room very dim. वो कहते हैं कि कर्टन्स की वजह से रूम काफ़ी डार्क था, मतलब यहाँ पे हाइडिंग अपॉर्चुनिटी थी, जिससे मतलब रूम में लाइट बहुत कम थी कर्टन्स की वजह से, तो उसको लग रहा था कि यहाँ छुपना ठीक है। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, वहाँ कोई था भी नहीं थैंकफुली। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फादर्स फ्रॉम द डोर। डोर से सबसे
दूर, मतलब डोर से सबसे दूर कॉर्नर में वो चली गई, छुप गई, मतलब ताकि कोई उसे देखे नहीं। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हर्डल माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। अब बेड के नीचे वो क्रॉल कर गई, मतलब फियर पीक पर है, और डार्क कॉर्नर में जाकर छुप गई, वो छुप कर बैठ गई, मतलब कंप्लीटली उसने खुद को छुपा ली है। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट। अब वो छुप कर बाहर देखती है कि पता नहीं कोई आ तो नहीं रहा है। शडरिंग विथ फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय। फुट स्टेप्स सुनते ही डर से काँप जाती है, वो एक्सट्रीम एंग्जाइटी उसको हो रही होती है। दो इन द हॉल loud voices were calling my name, and I knew even Judwin was searching for me. I did not open my mouth to answer. अब बाहर लोग उसका नाम ले लेकर उसे ढूंढ रहे थे, मतलब सबको पता चल गया है कि ये कहीं मिल नहीं रही है, और उसकी वो जो फ्रेंड है वो भी उसको ढूंढ रही है। फिर भी वो रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो डिटरमाइंड है और उसको नहीं, वो मुंह नहीं खोलती अपना। उसे पता है मैं मिल जाऊंगी तो भाई बाल काट देंगे। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड। अब धीरे धीरे क्या होता है कि डेंजर क्लोज आ रहा होता है, मतलब सस्पेंस बिल्ड हो रहा होता है। स्टेप्स जो है वो तेज़ हो रहे होते हैं, और आवाज़ें भी एकदम तेज़ हो जाती हैं, सब एकदम हौच पौच हो गया है बिल्कुल ही, मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। द साउंड्स कम नियरर एंड नियरर। आवाज़ें उसके और पास आ रही हैं, मतलब शायद लोग उसको पास आते जा रहे हैं उसे ढूंढते हुए, क्योंकि वो सब जगह ढूंढ रहे होंगे। शायद अब यही रूम बचा है जहाँ वो नहीं मिली है। विमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम। अब सर्च जो है वो इस रूम तक आ गई जहाँ ये छुपी हुई है। आई हेल्ड माई ब्रीथ। अब वो अपनी सांस रोक के बैठ गई। मैक्सिमम फिर कि मेरी सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, कहीं होता है ना सांस की आवाज़ों से ही कोई उसे ढूंढ ना ले। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स। सब उस कमरे में आ गए, मतलब लड़कियां और औरतें उस कमरे में आ गई। सब कबर्ड्स चेक कर रहे थे, बॉक्सेस के पीछे भी देख रहे थे, ट्रंक्स में देख रहे थे, मतलब सर्च जो इंटेंस हो गई। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट। तभी क्या हुआ, सस्पेंस पीक पर उठता है। नेक्स्ट लाइन में बेड शीट चाहे उठेगी और वो पकड़ी जाएगी। तो किसी ने कर्टेंस को हटा दिया, थ्रू अप कर दिया कर्टेंस को, और रूम में पूरी लाइट, अचानक से लाइट हो गई, राइट। What caused them to stoop and look under the bed, I don't know. So मतलब जैसे ही कर्टन्स हटाए गए, रूम में एकदम से लाइट आ गई। डार्कनेस जहाँ वो छुपी हुई थी वो सडनली ख़त्म हो गई। तो सिम्बॉलिकली अब उसका हाइडिंग प्लेस एक्सपोज हो गया। तो यहाँ ऑथर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे आइडिया हुआ कि मैं बेड के नीचे उन्हें देखना चाहिए, पर उन्होंने देखा। तो फेट जो है, किस्मत जो उनके अगेंस्ट था। आई रिमेंबर बींग ड्रैग्ड आउट, दो आई रेजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली। सो उन्हें बेड के नीचे से खींच कर बाहर निकाला गया, फोर्सफुली ट्रीट किया गया, लेकिन उन्होंने भी फ़ाइट की, काफ़ी ज़्यादा किक्स की, स्क्रैचेस करती रहीं वो, मतलब फुल रेजिस्टेंस किया। तो लेकिन वो मतलब ईजिली सरेंडर नहीं किया उन्होंने। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। तो रेजिस्टेंस के बावजूद भी उन्हें नीचे ले जाया गया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा थे, पावरफुल थे। तो पावर इम्बैलेंस क्लियर है यहाँ पे, वो अकेली और ये सारे के सारे। सो ये फिर इनको चेयर पर टाइटली बांध दिया गया। देखिए कितना ह्यूमिलेटिंग मोमेंट है कि किसी इंसान को तुम ऐसे चेयर पर बांध रहे हो, फिर उसको खींच कर नीचे लेके जा रहे हो। I cried aloud, shaking my head all the while, until I felt the cold blades of the Caesar against my neck and heard them gnaw off one of my thick braids. वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, सिर हिला रही थी, अपने बाल बचाने की आखिर कोशिश कर रही थी, लेकिन कोशिश वो करती रही जब तक सीजर्स उसके नेक को टच करती है, और वो उसका एकदम एक्सट्रीम फियर हो जाता है। और उसकी थिक ब्रेड्स, जो उसकी चोटियाँ थी, वो उसके बालों से, उसके सर से अलग, उसके शरीर से अलग कर दी गई। नॉव का मतलब होता है वो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है ये पेन को। नॉ ऑफ कर दिया, एकदम काट के एकदम अलग कर दिया, राइट। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट। मतलब इस पॉइंट पर उनका इनर करेज टूट गया। बाल कटने से उनका एकदम जो स्पिरिट थी उनके अंदर, मतलब जो जोश था, जज्बा था, वो एकदम टूट गया।
इमोशनल कोलैप्स हो गया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इनडिग्निटीज़। माँ से अलग होने के बाद से उन्होंने बहुत सी ह्यूमिलिएशंस झेली थी और उनका आइडेंटिटी लॉस कंटिन्यू रहा। जैसे सबसे पहले उनके ट्रेडिशनल शूज़ उनसे छीन लिए, ट्रेडिशनल क्लोथ्स उनसे छीन लिए, अब बाल भी काट दिए। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग उन्हें स्ट्रेंज समझ कर देखते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, उन्हें पपेट की तरह ट्रीट किया गया, कोई डिग्निटी ही नहीं है। सोचिए आप किसी के साथ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ही मतलब क्या ही बोलें। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगर लाइक अ कावर्ड्स। अब वो सबसे पेनफुल लाइन है ये उनके दर्द की, कि उनके हेयर कावर्ड की तरह कट कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने तो यही सब सुना था ना कि जो जो वॉरियर जंग में हार जाता है, दुश्मनों के हाथ लग जाता है, या जो कावर्ड होता है, मान लीजिए जो अपनी वॉर छोड़ के बीच में आ गया, उसके बाल काटे जाते थे, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए बाल काटे जाते थे। तो इनको भी ह्यूमिलिएशन ही हुई है इनके बाल काटने से, मतलब कल्चरल इंसल्ट हुई है। इन माई एंग्विश आई मॉर्न फॉर माई मदर बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी। मतलब वो दर्द में, अपने इस एंग्विश में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती है, मौन करती है अपनी माँ के लिए, बहुत ज़्यादा याद करती है, बट कोई उन्हें कंफर्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा अलोन है, वो लोनली है। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विद मी एज माई ओन मदर यूज टू डू। मतलब कोई उन कामली एक्सप्लेन भी नहीं करता उनको कुछ भी, बस उनके साथ कर दिया जो करना था। मतलब माँ होती तो प्यार से समझाती, इसमें भी कुछ ऐसा बोलती है ऐसी सिचुएशन में भी कि उनका दिल जो है वो थोड़ा संभल जाता, उन्हें थोड़ा अच्छा फील होता, पर यहाँ कोई नहीं है। फॉर नाया वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय द हर्डर्स। अब ये बहुत ही देखिए पावरफुल मेटाफर है ये। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर। मतलब उन्हें लगता है कि वो इंसान नहीं है, वो ऐसे एनिमल्स के झुंड का एक पार्ट बन गई है जिन्हें हर्डर्स खींच के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात हो रही है। तो ये जो कहानी थी, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये सिर्फ बाल काटना नहीं है, ये आइडेंटिटी का लॉस हो जाना है, डिग्निटी का लॉस हो जाना है। ठीक है, सिर्फ इसको हम ये नहीं बोलेंगे एक लड़की के बाल काट दिए, ये पेन है, बहुत बड़ा इमोशनल पेन है ये। मतलब किसी की फ्रीडम छीनने वाला है बात है, किसी का कल्चर उसे छीन लेने वाली बात है। उसको जैसे उसको ह्यूमिलेट किया जाता था ना इनके इनके कल्चर में, उसको ह्यूमिलिएशन हो रही है। चलिए ये बहुत अच्छी कहानी थी वैसे तो। अब आगे पढ़ते हैं। वी टू आर ह्यूमन बींग्स विच इज़ रिटन बाय बामा। ये भी बहुत अच्छी होगी। ये तो थी कल्चर पर बेस्ड, ये होगी कास्ट बेस्ड। When I was studying in the third class, I had not yet heard people speak openly of untouchability. देखिए ये ना हर किसी के साथ होता है, जो भी इंसान सो कॉल्ड लो कास्ट से होता है, अनटचेबल होता है, उसको बचपन में ये सब चीज़ें फील नहीं होती, क्योंकि वो बचपन में अपने फैमिली, अपने आसपास के लोगों में होता है, अपने अपने जैसे अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलता जुलता है, तब तक उसे फील नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया में बाहर निकलता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, वहाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहाँ उसको पता चलता है कि वो तो अनटचेबल है, वो तो लो कास्ट है। सोचिए कैसा मन पे उस इंसान के, उस बच्चे के आता होगा कि वो पता नहीं उसने ऐसा क्या क्राइम किया है कि वो अनटचेबल है, पता नहीं उसने ऐसा कौन सा सिन किया है कि वो लो कास्ट है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको लोग अपने बराबर नहीं समझते, उसका ऐसा क्या कसूर है कि वो लो कास्ट है। और ये लो कास्ट होती क्या है, कोई कास्ट से कैसे लो और अपर हो सकता है। तो ये बामा भी अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट को याद करती हैं कि जब तक ये थर्ड क्लास तक पढ़ती थी, थर्ड क्लास में बच्चा 8 साल का होता है, 8 या 9 साल का होता है मैक्सिमम। तो इन्होंने कभी ये शब्द सुना भी नहीं था लोगों के मुंह से, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं। मतलब उन्हें 8 साल 9 साल की उम्र तक उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे शब्दों का मतलब नहीं पता था, उनको ऑफिशियली ये वर्ड समझ ही नहीं आते थे, क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय वॉट इट इज़। लेकिन रियलिटी वो ऑलरेडी फील कर चुकी थी,
मतलब ये सब फील तो वो पहले से कर रही थी कि ये इस तरह का कुछ बाइस्ड होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या वजह है, क्या नाम है, क्या कहेंगे इसको, नहीं पता है, राइट। मतलब एक्सपीरियंस पहले हो गया है, अंडरस्टैंडिंग बाद में हुई है, राइट। मतलब अनटचेबिलिटी ने उन्हें इंसल्टेड पहले से फील कराया है। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे नॉर्मल डे होता है, बच्चा स्कूल से घर आ रहा था, तो ये भी पैदल चलकर अपने घर जा रही थी स्कूल से। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। इन्होंने अपने कंधे पर एक स्कूल का पुराना बैग टांगा हुआ था। मतलब सिंपल चाइल्ड इमेज बनती है यहाँ पर कि एक बच्चा जो 8-9 साल का है वो अपने स्कूल से अपने घर जा रहा है, मतलब नॉर्मल दिन है। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। तो स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था पॉसिबल, मतलब मैक्सिमम इतना था कि अगर वो स्कूल से घर चल के जाएंगे तो 10 मिनट लगेंगे, राइट। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स। लेकिन बच्चा है, खेलते खेलते जाता है, 10 मिनट के रास्ते को 30 मिनट्स में करता है कवर। क्यों इसका रीज़न भी है। एक सेकेंड, येस, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। वो कहती हैं कि भाई 10 मिनट का रास्ता है यूजुअली, लेकिन इनको 30 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बच्ची है, जगह जगह चीज़ ऑब्जर्व करती है। शी ऑब्जर्व एवरी थिंग एट द जर्नी, राइट। तो वो सराउंडिंग्स इंजॉय करके जाती हैं। आई वुड टेक इट वुड टेक मी होम फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग। और कभी कभी तो इनको, जैसे वो इतना धीरे धीरे चलती थी कि उन्हें 1 घंटा भी लग जाता था। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम दैट वर गोइंग ऑन। रास्ते की हर चीज़ उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत ही इंजॉयबल लगती थी। तो वो उसको ऑब्जर्व करते हुए, इंजॉय करते हुए अपने घर जाते थे। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ एंड ऑडिटीज़ इन द स्ट्रीट, द शॉप एंड द बाज़ार। तो स्ट्रीट्स उनके लिए काफ़ी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी। वो पूरी शॉप्स, बाज़ार, सबको ऑब्जर्व करती थी। नॉवेल्टीज़, ऑडिटीज़, जो भी रास्ते में होता था, सबको वो काफ़ी उनको एंटरटेनिंग लगता था। उसको एंजॉय करते हुए घर जाती थी। द परफॉर्मिंग मंकी, रास्ते में जैसे मंकी का खेल होता था, मतलब मंकी का शो होता था, ये वो देखती थी। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। रास्ते में उनके एक स्नेक चार्मर भी होता था जिसके बॉक्स में स्नेक होता था, तो वो कभी कभी उसको दिखाते भी थे। तो वो सांप देखने, मतलब सांप का वो जो डांस होता है, वो जो भी होता है, स्नेक चार्मर जो काम करता है, उसको भी वो कई बार देखती थी। द साइकिलिस्ट who who had not go off his bike for 3 days। साइकिलिस्ट स्टंट कर रहा था वहाँ पर, राइट। And who had kept pedaling as hard as it had and he could as hard as he could from break of the day. The rupee note that were pinned onto his shirt to spur him on, and spinning wheels, and the Mariata temple, and the huge bell hanging there, and the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi। मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब की हैं कि मतलब साइकिलिस्ट स्टंट करता था, लोग प्राइज़ में मनी लगा रहे थे, स्पिनिंग व्हील्स की एक्टिविटी हो रही थी जो कि काफ़ी लोकल एक्टिविटी है। एक वहाँ पे टेंपल भी था, मारियाता टेंपल, वहाँ की सराउंडिंग्स को भी जो ये ऑथर है वो ऑब्ज़र्व करती थी। पोंगल ऑफरिंग्स भी होती थी वहाँ पर, उनको कुक किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द टेंपल। बड़ी बड़ी बेल्स वहाँ बजती थी। वहाँ पे एक फ़िश शॉप भी थी जहाँ पे ड्राइड फ़िश मिलती थी गांधी जी के स्टैचू के पास। मतलब जैसे लोकल रास्ता होता है, बिल्कुल वही रास्ता है। एक स्वीट स्टॉल भी था, एक मिठाई की दुकान भी थी, और द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स। और वो जो स्टॉल था जहाँ मिठाई मिलती थी, वहाँ पे फ्राइड स्नैक्स भी मिलते थे, समोसे पकौड़े टाइप। एंड ऑल द शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर। और सारी दुकानें एक दूसरे के साथ थी, मतलब एक दूसरे के साथ लगी हुई थी, लाइन से लगी हुई थी। एंड द स्ट्रीट्स लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट। स्ट्रीट लाइट भी उन्हें काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी, कैसे वो ब्लू से वॉयलेट कलर में चेंज होती थी। मतलब लाइट चेंजिंग कलर्स थे उसमें। तो ये चाइल्ड लाइक वॉन्डर्स थे सारे, जिसे देखते हुए 10 मिनट के रास्ते में 30 मिनट, और 30 मिनट का 1 घंटा भी लगता था। द नारी कुरवन, ये तमिल वर्ड है। हंटर जिप्सी विथ हिज वाइल्ड लिम्यूर इन केजेस। तो वहाँ पर भी एक ट्राइबल सेलर आइटम होते थे, हंटर जिप्सी होते थे
जो कि लाइड लेमुरी एक एनिमल होता है, अपने पिंजरे में रखते थे। तो वो भी होते थे, हंटर जिप्सिस भी होते थे, जो ये भी टाइप का कुछ एनिमल होता है ये, आप इसका गूगल देख सकते हो कैसा दिखता है ये। वो भी केजेस में रखते थे, तो वो भी वहाँ होते थे। सेलिंग नीडल्स, क्ले बीड्स, इंस्ट्रूमेंट्स और छोटे छोटे हैंडमेड गुड्स मिलते थे, सुइयाँ, क्ले बीड्स, मिट्टी की बीड्स और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर, अपने कान साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स मिलते थे। मतलब जो स्ट्रीट थी वो फुल ऑफ लाइफ थी, स्मॉल हैंडमेड गुड्स मिलते थे, खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, खेल खेल होते थे वहाँ पे, मंकी का शो होता था, स्नेक का शो होता था, बाईसाइकिल का, साइकिलिस्ट का शो होता था। तो इस तरह की मतलब स्पिनिंग व्हील होती थी वहाँ पे, टेम्पल था, टेम्पल के बाहर की चीज़ें थी, मतलब काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी हरा भरा सा रोड था, काफ़ी चहल पहल थी, जिसे देखते देखते ये छोटी बच्ची 8-9 साल की अपने घर जाया करती थी। बामा की जो ये ओपनिंग हुई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखा जाए तो, कि मतलब सिंपल सी लाइफ दिखाई है इसने, लेकिन इनोसेंट, और सिंपल लाइफ में क्या क्या दिखा दिया है, जैसे इनोसेंट चाइल्ड वर्ल्ड है, जैसे बच्चा जो है स्कूल से घर जाते हुए चीज़ें देख रहा है, डेली लाइफ को डिस्क्राइब किया काफ़ी अच्छे से। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बामा ने अब तक बताया कि बाज़ार में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी कि वो एंडलेसली उन्हें देख सकती थी, राइट। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, मतलब इतनी सारी लिस्ट में उन्होंने चीज़ें बता दी हैं, इतनी सारी चीज़ें वहाँ होती थी कि वो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। हर एक चीज़ उन्हें इतनी फैसिनेटिंग लगती थी कि उन्हें वहीं रोक लेती थी, उनका मतलब उन्हें अलाउ नहीं करती थी कि वो कोई और दूसरी जगह जगह चली जाए। मतलब वो इतनी क्यूरियोसिटी थी वहाँ पर उन चीज़ों में कि वो रुक रुक कर उन्हें देखती थी, मतलब इसलिए उनको घर पहुंचने में हमेशा डिले हो जाता था। तो चाइल्ड माइंड है, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, ऊपर से इतनी फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, राइट। At times, people from various political parties would arrive and put up a stage and harangue us through their mics. कई बार क्या होता था, पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले भी आते थे, स्टेज लगाकर लाउड स्पीकर पर स्पीचेस देते थे, तो बहुत ही फोर्सफुल स्पीचेस होती थी, लाउड स्पीचेस होती थी। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मेरिकल स्टैंड परफॉर्मेंस। और स्ट्रीट में कभी कभी स्ट्रीट ड्रामा, मतलब स्ट्रीट ड्रामा भी होता था, स्ट्रीट प्ले होते थे, पपेट शो होता था, मैजिक और नो मेरिकल शोज़ भी होते थे, स्टंट परफॉर्मेंस भी होती थी, राइट। मतलब मैजिक लाइक डेमोन्स्ट्रेशन होती थी, मतलब एंटरटेनमेंट फुल होता वहाँ पर, राइट। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये एक्टिविटीज़ रेगुलरली होती रहती थी वहाँ पर, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट एंड अदर गोइंग ऑन। मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग ज़रूर वहाँ होता था, कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम होती थी, कुछ चीज़ें डेली होती थी, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही था। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार, और बाज़ार में कॉफ़ी शॉप्स भी थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। The way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held its in his other hand. मतलब वहाँ जो कॉफ़ी बनाते थे, जो वेटर थे, उनका कॉफ़ी सर्व करने का स्टाइल भी बिल्कुल देखने लायक होता था। जैसे आजकल ये जो चाय वाले हैं, कॉफ़ी वाले हैं, जो ये यूट्यूबर बन गए हैं, आपने देखा होगा ना किस तरह से चाय कॉफ़ी ये लोग सर्व करते हैं, एकदम जो इनका जो टम्बलर होता है उसको एकदम ऊंचाई से लिफ्ट करके उसमें ग्लास में ये लोग पोर करते हैं। मतलब वेटर को कॉफ़ी सर्व करने का स्टाइल भी एकदम देखने लायक था, हाइट से कॉफ़ी पोर करते थे, साउथ इंडियन कॉफ़ी स्टाइल था, और एक ग्लास से दूसरे ग्लास में कॉफ़ी ट्रांसफ़र करते थे, मतलब हाइट से, ताकि उसमें फॉर्म बने, झाग बने, राइट। Or the way some people sat in front of the shops chopping up onion, their eyes turned elsewhere so that they would not smart. और और भी शॉप्स थी वहाँ पे, लोग बैठकर बाहर लोग अनियन चॉप करते थे, और चॉप करते समय ना, अनियन को चॉप कर रहे तो आइज़ ना दूसरी तरफ रखते थे, ताकि वो ताकि उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। तो वामा जो है यहाँ पर हर एक छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करती थी, राइट।
or the almond tree growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind. आमंड ट्री भी थे, मतलब वहाँ पे जो आमंड ट्री थे वो भी अटेंशन ग्रैब करते थे, और हवा से जब उनके फ्रूट जब राइप हो जाते थे तो हवा से उनके फ्रूट्स जो हैं वो कभी कभी गिरते भी थे. So all these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. तो ये सब जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी, इनको इन सब चीज़ों को देखते ही उनकी जो पैर थे वो वहीं रुक जाती थी, उनकी टांगें वहीं रुक जाती थी, बिल्कुल वहीं बंद जाती थी, जैसे जैसे उनके पैर जो वहाँ बंद जाते थे, इसलिए उन्हें घर जाने में बहुत देर हो जाया करती थी. And then according to the season there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruits, guavas, jackfruit. तो सीज़न के हिसाब से अलग अलग फ्रूट्स मिलते थे. मैंगो, क्यूकम्बर, शुगर केन जिसे हम गन्ना बोलते, स्वीट पटैटो, ये सब चीज़ें मिलती थी. मतलब स्ट्रीट जो है वो फुल ऑफ कलर्स थी. लोकल फूड्स भी वहाँ पर अवेलेबल थे, जैसे कि ये स्वीट पटैटो, पाम शूट्स, ग्राम, गुआवाज, जैक फ्रूट, ये सब मिलते थे. ट्रेडिशनल आइटम्स मिलते थे, लोकल फूड मिलते थे. गुआवाज और जैक फ्रूट जो है वो सीजनल फ्रूट थे. तो मतलब फुल ऑफ कलर थी जो स्ट्रीट थी. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट्स एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. तो रोज़ स्नैक्स भी मिला करते थे हर दिन. वो ये देखती थी कि लोग जो है वहाँ पे मिठाइयाँ बेच रहे हैं, सेवरी फ्राइड स्नैक्स बेच रहे हैं. पायसम होती है खीर, जैसे आपने खीर खाई होगी ना, उसको पायसम बोलते हैं. हलवा आपको पता ही है. बॉइल्ड टेमरिंड सीड्स, ये पायसम और जो हलवा है ना, इनकी साउथ इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट होती है. बॉइल्ड टेमरिंड सीड, इनका ये स्मॉल स्ट्रीट ट्रीट्स होती थी. आइस लॉलीज होती थी. ये सब चाइल्ड अट्रैक्शन वाली चीज़ें थी. राइट, ये मैंने कभी खाया नहीं है पर शायद मिलता होगा. कभी मौका मिलेगा तो आप भी खाइएगा, मैं भी खाऊंगी. राइट. तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था. चाइल्ड अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी इस स्ट्रीट पर. Gazing at all these, one day I came to my street, my bag slung over my shoulder. तो एक दिन सब देखते हुए वो अपनी स्ट्रीट में पहुंचती हैं. मतलब अब यहाँ से कुछ कुछ होने वाला है. इनका जो स्कूल बैग है इनके शोल्डर पर था. At the opposite corner, though, a threshing floor had been set up, and the landlord watched the proceedings seated on a piece of sacking spread over the stone ledge. तो इन्होंने क्या देखा कि ऑपोजिट साइड पर ग्रेन प्रोसेसिंग चल रही थी और लैंडलॉर्ड बैठकर कुछ सुपरवाइज कर रहा था. तो लैंडलॉर्ड जो उसके पास पावर है तो वो बैठ के कुछ सुपरवाइज कर रहा है, कुछ कर रहे हैं लोग, और वो सैक पर बैठा था. आर पीपल वर हार्ड एट वर्क, ड्राइविंग केटल इन पेयर्स राउंड एंड राउंड टू ट्रीट आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ. अब जो उन आर पीपल से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी के लोग, मतलब जिस कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है उस कम्युनिटी के लोग, उनकी कम्युनिटी के लोग काम कर रहे थे. उनके कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. वो कैटल्स को लेकर जाते थे पेयर्स में राउंड एंड राउंड, और वो ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग करते थे. मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला ना, आर कम्युनिटी पीपल, आर पीपल वर हार्ड एट वर्क. तो यहाँ से पता चलता है कास्ट हायरार्की विजिबल हो रही है कि वो सारा काम कर रहे हैं, कैटल ग्रेन सेपरेट कर रहे हैं उनके, वो सर्कुलर मोशन में काम हो रहा है, ग्रेन सेपरेट करने का प्रोसीजर चल रहा है. राइट. द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडेंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ. अब एनिमल्स का माउथ बंद था, वो खा नहीं रहे थे. राइट. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर एंड वॉचिंग द फन. तो चाइल्ड इनोसेंस से बामा यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करती है कि यहाँ क्या हो रहा है. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार. तभी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है कि एक उनकी गली में एक बहुत ही कोई एल्डर पर्सन था जो कि बाज़ार से आ रहा था, बाज़ार की डायरेक्शन से आ रहा था. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप. उनका चलने का जो स्टाइल था वो थोड़ा फ़नी लगा इसको. और ये जो एक फ्रेज़ है मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, इसका मतलब है कि बामा को हंसी आ गई. डबल अप का मतलब है बेंड विथ लाफ्टर. राइट, इसका मतलब है डबल अप का मतलब है बेंड विथ लाफ्टर. तो वो जो आदमी जो बहुत एल्डरली पर्सन था
वो मार्केट से आ रहा था, उसके चलने का स्टाइल उसको फ़नी लगा बामा को, तो वो उसको हंसी आ गई। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। तो उस आदमी को, मतलब उसको वो बहुत फ़नी लगा कि इसने बड़े से आदमी ने इसे छोटा सा पैकेट लेके जा रहा है, बड़ा सा आदमी छोटा सा टाइनी पैकेट लेकर जा रहा है। ये जो इस तरह का जो फैशन था उसको देख कर इसको हंसी आ गई। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक वडाई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल। तो उसने पैकेट देखकर कुछ गेस किया कि पैकेट में शायद स्नैक्स होंगे, क्योंकि उसका जो पैकेट था उस पर कुछ ऑयल के निशान थे, तो ऑयल से समझ गई कि कुछ अंदर कुछ स्नैक्स हैं, कुछ ऑयली कोई चीज़ है। ग्रीन बनाना की कोई है चीज़, या वड़ा है, कुछ कुछ वड़ा वगैरह वो सब ऑयली होता है। ही केम अलोंग होल्डिंग आउट द पैकेट्स बाय इट्स स्ट्रिंग। अब पैकेट को उसने स्ट्रिंग से पकड़कर डोर से, वो डोर से कैरी, मतलब दूर, सॉरी, अब वो पैकेट को स्ट्रिंग से पकड़कर दूर से कैरी कर रहा था, मतलब टच नहीं कर रहा था पैकेट को, विदाउट टचिंग इट। मतलब वो आया और उसने उसके पैकेट में कुछ स्नैक्स थे ऑयली, जो उसने एक स्ट्रिंग से पकड़े हुए थे, और उसने उसको टच भी नहीं किया था। अब डायरेक्टली पैकेट टच नहीं किया, क्यों नहीं किया टच? यहीं से हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का हिंट लग रहा है कि टच नहीं कर रहा है, दूर से उसको, बस उसने उसको हैंग किया हुआ है अपने हाथों में। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम अनडन एंड द वड़ाज फॉल आउट। अब यहाँ पर ये बच्ची सोचती है, बामा छोटी बच्ची, कि मतलब वो क्यूरियस थी, वो सोचती कि इसने ऐसे क्यों पकड़ा इस पैकेट को। अगर वो ऐसे पकड़ेगा तो पैकेट गिर नहीं जाएगा, और पैकेट गिरेगा तो सारे वड़ास जो हैं, जो भी फ्राइड स्नैक है, वो सब ख़राब हो जाए, गिर जाएगा। तो चाइल्ड इनोसेंस से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो इसके माइंड में आ गया, लेकिन जो इसका रीज़न है कि इसको बिल्कुल नाम मात्र का उसने टच किया हुआ है, बिल्कुल हैंग उसके स्ट्रिंग से उसको पकड़ा हुआ है उसने, वो तरीका जो था कि इतना बड़ा आदमी एक छोटे से पैकेट को बहुत तरीके से लेकर आ रहा है कि उसको वो टच नहीं करे, बस उसके कवर को उसने एक कुछ हैंग कर रखा था स्ट्रिंग से। तो उसको देख के हंसी आ गई, लेकिन उसको एक फिर माइंड में एक क्वेश्चन भी आया कि ऐसे क्यों पकड़ा है, ऐसे तो गिर जाएंगे, बड़ा सारा फैल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ये देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे पकड़ के ला रहा है ये इतना बड़ा सा आदमी। देखते हैं आगे क्या होता है। The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand. अब स्ट्रीट का ये एल्डर जो पर्सन है, ये सीधा लैंडलॉर्ड के पास जाता है, रेस्पेक्ट और डिस्टेंस दोनों दिख रहे हैं कि वो उसके पास जाता है, लेकिन बहुत पास नहीं जाता है, और वो उसको झुककर पैकेट जो है वो लैंडलॉर्ड की तरफ देता है। तो बो करता है, मतलब वो दिखाता है कि वो एक्सट्रीम सबमिशन कर रहा है। और जिस हाथ से उसने स्ट्रिंग पकड़ी थी उस हाथ को दूसरे हाथ से ने सपोर्ट किया हुआ था, मतलब ये हाथ ने स्ट्रिंग पकड़ी थी और इस हाथ ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ था, तो इसको मतलब पैकेट को टच नहीं कर रहा था वो, तो ये डेलिब्रेट डिस्टेंस था। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू इट वड़ाइज। सो लैंडलॉर्ड कैजुअली पैकेट खोलता है, उसने पूरा पकड़ लिया और वड़ा निकाल के खाने लगता है। उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन एल्डर के लिए स्ट्रिक्ट रूल थे, मतलब वो जो लैंडलॉर्ड है शायद वो अपर कास्ट से है, अमीर भी है, तो उसके लिए नॉर्मल, तो उसने पूरा पैकेट पकड़ लिया, लेकिन ये पूरा पैकेट नहीं पकड़ सकता था क्योंकि ये सो कॉल्ड लो कास्ट से। आफ्टर आई वॉच ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। अब ये सब देख कर मामा आखिर घर को पहुंची गई, मतलब उसे ये सब फ़नी लग रहा था अभी भी, तो इसलिए वो हंस रही थी। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, तो उसके बड़े भाई इसको मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारी बात अपने भाई को बताएगी, बड़े भाई को, जो इससे ज़्यादा बड़ा है, और उसको ये सब चीज़ें पता है। अभी इसको ये सब चीज़ें पता नहीं है कि ये अनटचेबिलिटी क्या है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या है। और इसका भाई इसको सारी बातें, सच्चाई इसको बताएगा। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। अब मामा हंसी के साथ पूरा इंसिडेंट उसे बता रही थी, क्योंकि उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई कास्ट बेस्ड इंसल्ट है, वो तो इसको कॉमेडी समझ रही थी, हंसी आ रही थी। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। अब उसको तो हंसी आ रही थी कि बड़े से आदमी ने ऐसे पैकेट पकड़ते हुए पकड़ा हुआ था, तो ऐसे बड़े से आदमी का ऐसे पैकेट पकड़ना, उसको पैकेट पकड़ते देखकर उसे फ़नी लग रहा था। तो बामा को लगा कि वो अननेसेसरी ड्रामा कर रहा था, जैसे बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रहा था, मतलब पैकेट को बिल्कुल
डेलिकेटेड तरीके से ला रहा था, तो उसे ये सब चीज़ें बहुत ही अननेसेसरी ड्रामा लग रहा था। बट अन्नाज वॉज नॉट अम्यूज्ड। अन्ना जो है ये इसका मतलब होता है एल्डर ब्रदर। साउथ इंडिया तमिल में अन्ना बोलते हैं, अन्नन अन्नन बोल रहे हैं, अन्नन, यस, अन्नन मतलब बड़ा भाई। तो अन्नन तो सीरियस हो गए इस बात को सुन के, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई ये तो मजाक की बात नहीं है। अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। अब भाई उसको समझाता है कि मजाक नहीं था जो उस पैकेट को ऐसे लाया, तो ऐसा करने के पीछे कास्ट रीज़न था। ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। हर मतलब वो ये कहते हैं कि अपर कास्ट जो लोग हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि लो कास्ट लोग को टच नहीं करना चाहिए, मतलब अनटचेबिलिटी यहाँ पर रिवील होती है। तो इसका भाई इसको समझाता है कि हम लोग जो है अनटचेबल है क्योंकि हम लो कास्ट हैं, और वो जो लैंडलॉर्ड है वो अपर कास्ट है, तो वो हम उसको नहीं छू सकते, हाँ वो हमें नहीं छुएगा, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे को छू दिया तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, राइट। इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड। यहाँ देखिए वही बोल रहा है ये, क्योंकि अपर कास्ट लोगों के अकॉर्डिंग किसी दलित इंसान को, किसी लो कास्ट इंसान को टच करने से वो इम्प्योर हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। इसी वजह से वो एल्डरली पर्सन ने बैग को स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ था ताकि उसका फूड पोल्यूट ना हो। When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. अब ये सच्चाई सुनते ही बामा की सारी हंसी उड़ गई, ख़त्म हो गई, इनोसेंस ब्रेक हो गई। और अब उसको जब रियलाइज़ हुआ कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, अब उसको बहुत ज़्यादा डीप सैडनेस फील हुई। समझ नहीं पा रही थी कैसे ही क्या हो रहा है ये। हाउ कुड दे बिलीव, मतलब बामा शॉक्ड है कि इस तरह की सोच क्यों है। दैट इट वॉज डिस्कस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड द पैकेज इन हिज हैंड इवन दो द वड़े हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन अ बनाना लीफ एंड दैट द पार्सल इन पेपर। वो कहते हैं अगर हम, वो पूछती है कि अगर हम पैकेट को टच करें तो ये डिस्कस्टिंग क्यों है, ऐसे थोड़ी होता है, किसी एक इंसान के टच करने से कोई दूसरी चीज़ पोल्यूट थोड़ी हो जाती है। फूड तो ऑलरेडी कवर्ड था बनाना लीफ में, उसके बाद फिर वो पार्सल हुआ पेपर में, तो वो फूड तो ऑलरेडी कवर्ड था। लॉजिकली भी डिस्क्रिमिनेशन तो बेसलेस है ना, अगर किसी के छूने से कोई चीज़ गंदी हो जाती है तो फूड तो पहले बनाना लीव से कवर था, उसके बाद वो पेपर पार्सल था, तो नहीं था। मतलब डबल प्रोटेक्शन के बाद भी ये इशू क्यों है, तो इरेशनल कास्ट सिस्टम है। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, अब इसका गुस्सा आ गया, एंड एंग्री। तो अब सैडनेस एंगर में बदलता जा रहा है, पहले से बड़ा दुख हुआ, अब दुख जो है इसका वो गुस्से में हो गया, कन्वर्ट हो गया। दैट आई वॉन्टेड टू टच दो स्ट्रेच वर्ड्स माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। मतलब अब इसको लग रहा है कि भाई मैं खुद छू देती अगर ऐसी बात थी तो, मतलब वो डेलिबरेटली टच करना चाहती थी उन वर्ड्स को। ये सिम्बॉलिक रेबिलियन है कि मैं इमिजिएटली सर्च, मेरे को अगर पता होता ना कि ये ऐसा हो है इसका मतलब, मैं इमिजिएटली सारे वर्डा को मैं टच कर लेती। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, सो आई वॉन्टर्ड। अब एक पावरफुल क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई जब हमारे छूने से आपकी कोई चीज़ पोल्यूट हो जाती है तो हम आपको क्यों सर्व करें। बिल्कुल सही बात है, वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दीज पीपल। अगर हमारे छूने से, हमारे करने से कुछ ये लोग पॉल्यूट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो ठीक है ना, हमसे दूर ही रहो। हमसे सेवा भी क्यों करा रहे हो अपनी, हमसे अपने खेतों में काम भी क्यों करवा रहे हो। ये इंटरनल क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स गोज मीकली टू द शॉप टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, बोइंग एंड श्रिंकिंग टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी। यहाँ से चालू हो गया बामा का रिबेल। अब वो ऐसा कहती है कि उनके कम्युनिटी का रिस्पेक्टेड एल्डर भी उसके सामने सब में से हो रहा था, झुक रहा था उसके सामने, तो उसको बहुत ही पेनफुल रियलाइजेशन होता है। वो इंसान, मतलब इनकी कम्युनिटी का एकदम बड़ा आदमी, एल्डर पर्सन उसके आगे झुक रहा था, बो कर रहा था, श्रिंक हो रहा था, बॉडी लैंग्वेज भी इन्फीरियरिटी शो कर रही थी, लैंडलॉर्ड का एरोगेंस हो रहा था, लैंडलॉर्ड कैजुअली वहाँ पर मुंह खोल खोल के खा रहा था, कितना बुरा लग रहा है। और अगर उन दोनों लोगों की एज का हम कंपैरिजन करें तो लैंडलॉर्ड उससे एज में बहुत कम होगा, लेकिन वो उसके सामने ऐसे बैठ कर
खा रहा था, और वो जो बूढ़ा आदमी, जो बड़ा आदमी है, वो झुका चला जा रहा था, श्रिंक हो रहा था, इन्फीरियर फील कर रहा था, वो सुपीरियर फील कर रहा था। मतलब अपनी कम्युनिटी की एल्डर की ह्यूमिलिटी उसको परेशान कर रही है। बामा को ना बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्फ्यूरिएटेड हो रहा है उसको। मतलब इन्फ्यूरिएटेड का मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री, ये वर्ड समझ लीजिए आप। बहुत गुस्सा आ रहा है। हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स? अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल क्वेश्चन है कि ये लोग अपने आप को सुपीरियर भाई समझते क्यों हैं? ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि सुपीरियर, और ऐसा क्या पाप कर दिया हमने कि हम इन्फीरियर हैं? बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर, डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? क्योंकि इनके पास भाई पैसे ज़्यादा हैं, तो सिर्फ पैसा होने से सुपीरियोरिटी मिल जाती है क्या? तो ये पावरफुल सोशल क्रिटिसिज्म है। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स? तो मनी से ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई क्या इनकी? ऐसा क्यों हुआ है? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, यही इस कहानी का नाम है, बट वी आर टू ह्यूमन बींग्स। इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ये चैप्टर का कोर मैसेज है अगर देखा जाए तो, कि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो इक्वालिटी मिलनी चाहिए, हमारी भी तो डिग्निटी होनी चाहिए। Our people should never run this petty errands for these fellows. बामा कहती है कि हमें ऐसे ह्यूमिलेटिंग काम नहीं करने चाहिए, मतलब इन लोगों के लिए जो हमसे खुद को हमें नीचा समझते हैं, हमें इन्फीरियर समझते हैं, हमें इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब डायरेक्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं वो। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेस एंड लीव इट एट दैट। वो कहती है कि हम उनके लिए काम करते हैं, हम अपना वेजेस अपने घर ले जाते हैं, मतलब हम उनके लिए काम करते हैं। रिस्पेक्टफुल लेबर ओके है कि भाई हम उनके लिए काम करें, वो बदले में हमें पैसा दे रहे हैं, ये ठीक है। बस काम तक रिलेशन रखो ना, काम तक का रिलेशन रखो। भी आप हमसे बड़े हो, आप हमसे अमीर हो, बड़े तो खैर क्या ही बोलें, आप हमसे अमीर हो, तो अमीर के लिए तो गरीब काम करेगा ही, गरीब को अमीर की ज़रूरत है तो अमीर को भी तो गरीब की ज़रूरत है काम करवाने के लिए। तो हम आपके यहाँ काम करते, बदले में आप हमें पैसे देते हैं, तो इसको वहीं तक रखो। सर्विलिटी नहीं बनाओ इसको कि हम सोशल लेवल पर भी हम आपके लिए झुके ही चले जा रहे हैं, हम आपको छू नहीं सकते, आप हमें छू नहीं सकते, आप हमारे बराबर नहीं, आप हमें अपने बराबर नहीं बिठा सकते। ये चीज़ बहुत गलत है। ये मोमेंट जो है बामा के अंदर सोशल अवेयरनेस का बर्थ है। पहले वो हंस रही थी, जब उसके भाई ने उसको बताई ये बात तो वो सैड हो गई। सैड होने के बाद उसे एकदम गुस्सा आ गया, और के बाद उसके अंदर अवेयरनेस आ गई, जो उसने इतनी बड़ी बात बोली। राइट, चलो पढ़ते हैं आगे। My elder brother who was studying at a university had come home for the holidays. तो जो इसका बड़ा भाई है अन्नन, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब, मतलब काफ़ी बड़ा है इससे, ये तो बहुत छोटी है। और ये उन दिनों ना, मतलब ये आया हुआ था छुट्टियों में घर, तभी इसने बताई ये सारी बात इसको। मतलब वो बताती है कि भाई वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और हॉलीडेज़ में घर आए हुए थे। मतलब भाई जो एजुकेटेड है, इसलिए उनकी थिंकिंग ब्रॉडर है। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. तो वो नियर बाय विलेज की लाइब्रेरी जाकर बुक्स बोरो करते थे। तो इस लाइन से उनकी सीरियसनेस टूवर्ड्स एजुकेशन दिख जाती है। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, तो एक दिन वो क्या था कि वो घर आ रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक। तो एक दिन वो इरीगेशन जो होता है ना, इरीगेशन टैंक के पास से घर आ रहे थे, मतलब सिंपल डेली सीन बिल्ड किया गया है। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। तभी लैंडलॉर्ड का एक आदमी उनके पीछे आया। मतलब सोशल पावर स्ट्रक्चर यहाँ भी प्रेजेंट है। ही थॉट माई अननन लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड, हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम? अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम। अब उसने सोचा भाई ये आदमी तो कुछ पहचाना हुआ सा नहीं लग रहा है, तो क्योंकि वो तो छुट्टियों में आया हुआ था और वो पढ़ा लिखा भी था, वो तो यूनिवर्सिटी में के लिए बाहर रहता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो इसने लैंडलॉर्ड के इस आदमी ने से पूछा, मतलब रेस्पेक्टफुल टोन से पूछा कि भाई आप कौन हो? अप्पा अप्पा बोल के, किसी को अप्पा बोलते हैं उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि इसे पता नहीं है ना कि ये बिलो कास्ट से बिलोंग करता है, तो इसको ये रेस्पेक्ट दे रहा है। तो रेस्पेक्टफुल टोन में पूछते भाई आप कौन हो, लेकिन बाद में वो उसका नाम भी पूछता है। वो उसका नाम पूछता है तो अन्नन अपना नाम बता देते हैं उसको। Immediately the other man asked,
थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। अब अगली ही लाइन में वो उससे उसके स्ट्रीट पूछते हैं, मतलब घर पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं था, ये पूछने का ये तरीका था कि तुम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। सो द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू। तो बामा भी देखो यही बात बता रही है कि स्ट्रीट पूछने का वजह थी कि कास्ट आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई वो इस गली में उस मोहल्ले में रहता है, अच्छा उस मोहल्ले में तो इस कास्ट के लोग रहते हैं। क्योंकि विलेजेस में ना कास्ट वाइज एरियाज डिवाइडेड होते हैं। दिल्ली में जैसे शहरों में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा रहते हैं। सो अन्नन टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स। तो बड़े भाई ने बामों को सब एक्सप्लेन किया, सोशल रियलिटी समझाई, एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। बड़े भाई ने उसको बताया कि सिर्फ इस कम्युनिटी में पैदा होने की वजह से हमें ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। ये हार्श रियलिटी है, हार्श सोशल ट्रुथ है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट। हमें हमसे सब डिग्निटी छीन ली जाती क्योंकि हम इस स्पेसिफिक कास्ट में पैदा हुए हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। लेकिन उसके भाई एक चीज़ उसे बहुत काम की बताते हैं, एजुकेशन को एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है। वो कहते हैं कि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए इसलिए हमें कोई ऑनर, कोई डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ये सब हमसे हमेशा के लिए छीन ली जाती है। लेकिन अगर हम पढ़ाई करें और हम प्रोग्रेस करें तो हम ये सारी इनडिग्निटीज़ को हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं। मतलब अगर हम पढ़ लिख कर प्रोग्रेस करें तो हम ये ह्यूमिलिएशंस को तोड़ सकते हैं। मतलब ये टर्निंग पॉइंट आया बामा की लाइफ में कि एजुकेशन ही हमें फ्रीडम देगी इन सारी बुराइयों से, राइट। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। तो ब्रदर ने डायरेक्ट एडवाइस दे दी है कि ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से तुम पढ़ सकते हो उतने अच्छे से पढ़ो, राइट। मतलब मैक्सिमम नॉलेज लो, लर्न ऑल यू कैन, मतलब जितनी नॉलेज तुम ले सकते हो मैक्सिमम एज यू कैन पढ़ो, तुम करो तुम अच्छे से पढ़ाई। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू। अगर स्टडीज़ में तुम बेस्ट रहोगी ना तब लोग तो खुद तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि रिस्पेक्ट जो होती है वो एक्सीलेंस के साथ अर्न होती है, राइट। और लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न। तो सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि भाई आप बहुत मेहनत करो और पढ़ाई करो, हार्ड वर्क करोगे तो सोशल चेंज लाया जा सकता है। The words that Anand spoke to me that day made me a very deep impression on me. तो इनके भाई की इस बात ने बामा के माइंड में डीप इम्प्रेशन छोड़ दिया। बामा के माइंड में ये बात डीपली बैठ गई और ये उनकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि अगर इन सब चीज़ों से निकलना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। एंड आई स्टडीड हार्ड। और उसके बाद मामा सीरियसली पढ़ने लगी विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग। पूरी फुल डेडिकेशन के साथ कंप्लीट कमिटमेंट करके पढ़ाई की उन्होंने, इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। मतलब इतनी इंटेंसिटी से कि ऑलमोस्ट ऑब्सेशन जैसा, बिल्कुल ऑब्सेशन कर लिया पढ़ाई को लेके कि बहुत जी जान लगा के पढ़ाई की है। एज अन्नन हैड अर्ज्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अन्नन ने जो भी अर्ज किया मुझे समझाया, मुझे सिखाया, इतना बड़ा लाइफ लेसन दिया, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ये अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई। मतलब एजुकेशन देखो, मेहनत की तो सक्सेस मिली ना इनको। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। और सक्सेस के बाद लोग तो कनेक्ट करते ही हैं, इनके साथ भी ऐसा हुआ। ये क्लास में फर्स्ट आई तो बहुत सारे लोग इनके दोस्त बन गए। तो सोसाइटी टैलेंट को रिकॉग्नाइज करती है, एजुकेशन से सोशल पोजीशन चेंज होना पक्का है, गारंटी है। तो अगर आप गरीब हैं या आप किसी भी कम्युनिटी में पैदा हुए हैं या आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो सिर्फ एक ही तरीका है उससे निकलने का, और वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, दुनिया देखिए आपके पीछे पीछे आएगी। ये बहुत बड़ा लेसन है जो हमें इस कहानी से देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं देखने को मिला बल्कि सॉल्यूशन भी दिया है इस कहानी ने हमें। बामा की स्टोरी ने, कारुकू जो उनकी ऑटोबायोग्राफी उसका ये एक हिस्सा है।
तो इससे इस छोटे से हिस्से ने हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं बताया है, बल्कि उससे लड़ने का तरीका बताया है। इवन अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लगाई, डेडिकेट की, उनका भी यही कहना था कि अगर आपको अपना सोशल स्टेटस चेंज करना है, अपने अपने साथ जो भी आपके साथ बुरा जैसा भी बिहेव करता है कोई, अगर आपको वो बदलना है तो आपको पढ़ना है। उनकी तो एक बहुत बड़ी लाइन भी है कि पढ़ाई जो एजुकेशन है वो शेरनी का वो दूध है जिसको उसको जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब जो भी पढ़ाई करेगा उसको कोई नहीं रोक सकेगा, वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी कस्बे से हो, कहीं से भी हो। अगर वो पढ़ता है, मेहनत करता है, तो उसको आगे बढ़ने से, किसी भी जगह पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये इसके साथ, इस बहुत ही अच्छे लेसन के साथ ये कहानी और ये बुक भी शायद यहीं ख़त्म होती है। हाँ जी, इस बुक का विस्टास बुक का ये आखिरी चैप्टर था, और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सीखने वाली बातें हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो टुडे वी हैव completed the book along this chapter, My Memories of Childhood, and understand how both Zit Kalasa and Bama shared powerful childhood experiences of discrimination, identity, and courage. Their story reminds us that dignity, self respect, and education can become the strongest answers to any justice. In the next class, we will begin something new, something important. Till then, revise all these things. If you feel any query, if you have any query, you can ask your query, ask your any doubt in the comment section. Comment section is always available for you. So मिलते हैं चलिए अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।